Hi, welcome back. So, in the previous session, we were talking about the different types of enthalpies of reaction. Okay. In the continuation to that, we are talking further about the enthalpy of the combustion. अब हम और कुछ different type की enthalpies के बारे में discuss करेंगे. ठीक है. तो enthalpy of combustion का मतलब क्या है? Simple logic है. आपने लिया 1 mole compound or element, whatever. 1 मोल कंपाउंड ले सकते हैं, 1 मोल एलिमेंट ले सकते हैं, राइट। उसका हमने एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबर्शन किया। कंबर्शन मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन। जैसे यहां पे मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करना है, तो जिसका भी एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन फाइंड करना है उसको आप लेंगे 1 मोल। आपका रिएक्टेंट फिक्स हो गया 1 मोल। एयर एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। अब बेंजीन का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनेगा वाटर, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितनी होगी? 6 × 2 12 + 3 15। तो हम लिखेंगे 7.5 × 2 O2। अब यहां पे जो भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि 1 मोल कंपाउंड को मैंने कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया है, तो 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके। So the enthalpy change when 1 mole of the substance is completely burnt in the standard state is known as standard enthalpy of combustion। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन C4H10, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड करना है तो हम इसको एयर में बर्न करेंगे, ठीक है। एयर में बर्न करने पे 4 कार्बन है तो बनेगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 10 हाइड्रोजन है तो बनेगा 5H2। ओके। एंड टोटल ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 4 × 2 8 + 5 13। तो यहां लिख देंगे 13/2 O2, राइट। अब इस रिएक्शन में हमने ऑब्जर्व किया कि एनर्जी रिलीज होती है, यहां एनर्जी रिलीज होती है 2658 किलो जूल। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -2658 किलो जूल पर मोल। लेकिन रिएक्शन का टाइप क्या है? रिएक्शन का टाइप है कंबर्जन। 1 मोल कंपाउंड का कंबर्जन हो रहा है, तो रादर देन राइटिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आई वुड प्रिफर राइटिंग एज द एंथैल्पी ऑफ कंबर्जन ऑफ ब्यूटेन इज -2658 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ व्हेन 1 मोल ब्यूटेन is combusted, 2658 kilojoule heat is released. Okay. Now, standard enthalpy of atomization. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कि हमने लिया 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस कोई भी ले लो, एलिमेंट ले लो, कंपाउंड ले लो, क्रिस्टल ले लो, एनी 1 मोल सब्सटेंस, और इसको प्रोवाइड किया हीट, और हीट प्रोवाइड करके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये जो हीट रिक्वायर्ड होगी इसको कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे मैंने लिया सोडियम सॉलिड, यानी सोडियम का क्रिस्टल लिया, 1 मोल सोडियम का क्रिस्टल लिया। 1 मोल सोडियम
को मुझे कन्वर्ट करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम में। तो 1 मोल सॉलिड को जब मैं आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करूंगा, तो वट एवर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, सपोज मैंने लिया डायहाइड्रोजन। तो डायहाइड्रोजन को जब मैं आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करूंगा बाय ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड, तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, अगर मैं मीथेन लेता हूं और इसके सभी एटम्स को एक दूसरे से अलग कर देता हूं, ठीक है, सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए, सभी बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, राइट। एंथैल्पी चेंज on breaking 1 mole of the bond completely to obtain the atom in the gaseous state. Enthalpy change on breaking 1 mole of substance, bond नहीं, 1 mole substance completely to obtain the atoms in the gaseous state. जैसे हाइड्रोजन को ब्रेक किया, 1 मोल हाइड्रोजन को ब्रेक किया उसके एटम्स में, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम के क्रिस्टल को कन्वर्ट किया आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उससे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। मीथेन गैस को उसके एटम्स में ब्रेक किया, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन। ओके, नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो सिंपल लॉजिक है। हमने लिया एक आइसोलेटेड गैसियस एटम और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया। सो 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम्स लिए, उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, हमें मिल गया गैसियस आयन। फिर इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो हमें मिल गया डाई पॉजिटिव आयन, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो हमें मिल गया ट्राई पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, और इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स हटाते जाते हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हटाते जाओगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आपने जो भी एनर्जी प्रोवाइड किया था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको उससे भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस आयन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इन जनरल आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंशन नहीं करना तो इन जनरल आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, फ्रॉम द 1 मोल एटम और आयन, 1 मोल एटम ले लो या 1 मोल आयन ले लो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नाउ कैल्शियम को एनर्जी सप्लाई किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैल्शियम प्लस बना, पहली बार एनर्जी प्रोवाइड किया 590 किलो जूल। फिर कैल्शियम प्लस को फिर से एनर्जी प्रोवाइड किया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आया, और इस बार एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा 1150 किलो जूल। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपैरिजन में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इवन हायर।
Okay, some general practice. This is the notation for what? This is the notation for the enthalpy of combustion. Okay, this is notation for enthalpy of combustion. Next, the enthalpy change on breaking 1 mole of bond completely. Enthalpy change on breaking 1 mole of substance completely to form atoms in gaseous state. 1 मोल सब्सटेंस को सभी बॉन्ड ब्रेक करके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट किया तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. उसका नाम क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. नाउ कम्स बॉन्ड एंथैल्पी. देखो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? कभी कभी लोग इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं. ठीक है, तो देखो amount of energy required, amount of energy required to break 1 mole particular type of bond. सब्सटेंस कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए आप उसको बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ओके, क्योंकि जब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा H बॉन्ड H तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो मुझे गैसियस एटम्स मिलेंगे. तो यहां मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड को ब्रेक किया. तो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मैं कहूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को D/2 से रिप्रेजेंट करते हैं. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू प्लस x किलो जूल पर मोल. द रिवर्स ऑफ दैट इज ऑल्सो ट्रू. रिवर्स ऑफ दैट इज ऑल्सो ट्रू. इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole particular type of bond is formed. मतलब इसका रिवर्स, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए और H2 बना. H2 का मतलब H बॉन्ड H. ठीक है, तो इस केस में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एटम्स अट्रैक्ट होंगे. एटम्स अट्रैक्ट होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे. ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होती है, साइन डिफरेंट होता है. जब मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो साइन पॉजिटिव होता है, और जब मैं बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है. करना क्या है, 1 मोल पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन. 1 मोल पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन, देन इट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. और इसका साइन होगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो साइन होगा पॉजिटिव. ठीक है, अगर आपको कहा हुआ है कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ लेट्स से A2 इज प्लस 400 किलो जूल, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि A2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 400 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होती है। ए और ए के बीच में 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 400 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कह देता कि A2 का बॉन्ड एंथैल्पी -400 किलो जूल है, तो इसका मतलब ए और ए के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो 400 किलो जूल हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है, या फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है माइनस में, और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है प्लस में, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन गैसियस एटम, तो ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। या फिर amount of energy required when 1 mole of particular type of bond is formed, is broken, sorry, between gaseous molecule। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये हो गई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, और फर्स्ट डेफिनेशन हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी की। आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो वैल्यू दी है वो बॉन्ड डिसोसिएशन है या बॉन्ड फॉर्मेशन है? तो वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। अगर +400 दिया है, इसका मतलब एनर्जी प्रोवाइड करके बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, और -400 दिया है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्म करके एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट गिव्स द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। देखो, मैं एक आपको सम करके बताता हूं। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, N2 plus 3H2 gives 2NH3। आपको रिएक्शन पता है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब मुझे यह पता करना है कि इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होता है या एब्सॉर्ब होता है, मतलब मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। व्हाट आई कैन डू इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, राइट, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, और कितने मोल हाइड्रोजन दिया है? 3। तो ये हो गई रिएक्टेंट की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एन बॉन्ड एच। अब ध्यान से देखना, एन बॉन्ड एच में कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3। एक अमोनिया में 3 बॉन्ड है, और आप टोटल कितने अमोनिया बना रहे हो? 2 मोल। तो आपके पास टोटल कितने बॉन्ड हो गए? एक अमोनिया में 3 बॉन्ड, और दूसरे अमोनिया में भी 3 बॉन्ड। और बॉन्ड एंथैल्पी होती है 1 मोल के लिए, 1 मोल बॉन्ड के लिए, और आपके पास टोटल कितने मोल बॉन्ड हो गए? 6 मोल। एक अमोनिया में 3 और दूसरे अमोनिया में 3, तो इंटू 6। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल कम टू नो हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो बॉन्ड एंथैल्पीज को यूज करके रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, राइट।
change in the enthalpy when one mole of the covalent bond of the gaseous covalent compound is broken into the gas phase. तो जैसे Cl2 का 1 मोल बॉन्ड ब्रेक किया तो क्लोरीन एटम बनाया, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड है 2 क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, एनर्जी रिक्वायर्ड है 242 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन है, उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक किया, एनर्जी रिक्वायर्ड 428 किलो जूल पर मोल। नाउ मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ये कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? देखो, ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है 1 मोल बॉन्ड की एंथैल्पी। अब सपोज ये चारों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है x किलो जूल। जो कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 एंड 4, इन चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है x। ठीक है, तो इस एंथैल्पी को आप क्या बोलोगे, जिसमें आपने पूरे मीथेन को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, पूरे मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में, पूरे मॉलिक्यूल को गैसियस एटम्स में। ध्यान से देखो, उसके सभी बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने, 1 मोल बॉन्ड ब्रेक नहीं किए, सभी बॉन्ड ब्रेक कर दिए। तो 1 मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो 4 मोल बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड है x, तो 1 मोल बॉन्ड के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, x/4, और उसको हम कहेंगे मीन बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो जैसे टोटल रिक्वायर्ड है 1665 किलो जूल, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 1665 डिवाइडेड बाय 4 विल बिकम मीन बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि 4 का मिला के टोटल चाहिए 1665, तो एवरेज एक के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, डिवाइड बाय 4। अब इसमें एवरेज लेने की जरूरत क्या है, देखो, जब आप मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 427। अब ये बचा हुआ मॉलिक्यूल मीथेन नहीं है, ठीक है, रिएक्टेंट बदल गया, तो जब हम सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो सेम एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, कुछ डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर जब CH2 में से मैं हाइड्रोजन हटाता हूं, पहले मेरा रिएक्टेंट क्या था, CH4, फिर मेरा रिएक्टेंट क्या था, CH3, अब मेरा रिएक्टेंट क्या होगा, CH2। अब CH2 में से जब मैं हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, सम अदर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। अब की बार मेरा नेक्स्ट रिएक्टेंट होगा CH, और अब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 347 किलो जूल। हर बार कार्बन हाइड्रोजन का ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हर बार कार्बन हाइड्रोजन का ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन रिक्वायर्ड एनर्जी अलग क्यों है, रिक्वायर्ड एनर्जी अलग इसलिए है क्योंकि पहले आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो मीथेन में से, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी अलग है। सेकंड टाइप आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो मिथाइल में से, थर्ड टाइम आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो CH2 में से, फोर्थ टाइम आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो CH में से। हर बार आपका रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट अलग है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी भी अलग ही होगी। तो इन सबका मिला के टोटल एनर्जी, अब इन सब रिएक्शंस को टोटल कर दो, रिएक्शन 1 + 2 + 3 + 4, तो मिथाइल प्रोडक्ट मिथाइल रिएक्टेंट कैंसिल, CH2 प्रोडक्ट CH2 रिएक्टेंट कैंसिल, CH प्रोडक्ट CH रिएक्टेंट कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचा, CH4, और यहां से क्या बचा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस मच। इसका मतलब 4 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है 1646, तो एक बॉन्ड के लिए एवरेज रिक्वायरमेंट कितना हो गया, दिस मच। ठीक है, so that will be enthalpy of atomization divided by the total of number of bonds.
we will write enthalpy of atomization divided by total number of bonds, right? 416. तो क्या 416 आपको प्रेसाइसली क्या एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या प्रेसाइसली 416 किलो जूल हीट चाहिए होती? डू यू प्रेसाइसली नीड 416 किलो जूल हीट फॉर ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड? नो। हमने देखा कार्बन हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अलग अलग हीट रिक्वायर्ड थी, राइट? एंड नन ऑफ देम वाज 416. तो ये 416 क्या है? दिस 416 इज एवरेज मीन बॉन्ड एंथैल्पी. ओके, energy required to break 1 mole of particular type of bond, right? आप एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो इट विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. फॉर्मूला ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी इज, मतलब by using the bond enthalpy, how we can find formula for I should actually I ask this question as how to find enthalpy of reaction using bond enthalpy. तो इसके लिए होता है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. ये बात हमेशा याद रखना. एवरी टाइम हम जब करते हैं रिएक्शन को तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी के केस में ऑपोजिट है. बॉन्ड एंथैल्पी के केस में हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, राइट? तो द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, राइट? अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट लेटाइस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो.